देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का पूरा थ्योरी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, यही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस है, मैथ का ही है, वही वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी लेआउट पढ़ेंगे। तो ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मैथ में भी दिखा देते एक बार, यहाँ तक मैथ का ही क्वेश्चन है, हम अभी दिखाते हैं। ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि ओवर और अंडर कैपेसिटी रिक्वायर्ड कब प्रेफर्ड किया जाता है, मतलब कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का ये सारा डिटेल्स था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया है आंसर बिना, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 देखो क्या बोल रहा है। ए डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर्स शिफ्ट, ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट में काम होता है 8 घंटे का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। 250 डेज ए ईयर। अच्छा एक दिन में 8 घंटा काम होता है, शिफ्ट का मतलब वही होता है, एक दिन में 8 घंटे का काम होता है, और 1 ईयर में 250 डेज का काम होता है। एंड हैज यूसेज डेटा ऑफ मशीन। अच्छा अब यहाँ पर मशीन का यूसेज दे रखा है एज गिवन बिलो। जैसे प्रोडक्ट एक्स अगर बनाना है और उसका एनुअल डिमांड अगर 300 यूनिट है, तो प्रोसेसिंग टाइम लगता है 4, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड टाइम इन आवर, मतलब 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे पे नहीं, स्टैंडर्ड टाइम इन आवर, इसका मतलब ये आवर्स दे रखा है, ठीक है। तो 4 घंटा, तो 1 यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1 यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, ऐसे रीड करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो है ये सब आवर में दे रखा है, ठीक है, आवर में दे रखा है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब 1 यूनिट बनाने का, स्टैंडर्ड मतलब तो ये नहीं होता है कि एक्चुअली जितना बनाए उस पर कितना टाइम लगा, उसे तो हम लोग एक्चुअल टाइम बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो बेस है वो बता रहा है कि 1 यूनिट बनाने में 4 घंटा, 1 यूनिट बनाने में 6 घंटा, 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा। ये हमें समझना पड़ेगा क्या बोला है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड बोला है, सबसे पहला बात है टाइम बोला है, तो आवर होगा। आवर क्यों लिखा हम लोगों ने, मिनट सेकंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आवर दे रखा है, तो ये सब आवर्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो इनका बेस है, बेस जो है इसका मतलब 4 आवर्स पर यूनिट बता रखा है। क्लियरली नहीं बताया, लेकिन हम लोग को पढ़ के समझना है। बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, बोल रहा है कि कितना मशीन का जरूरत होगा अगर हम लोग ये एनुअल डिमांड फुलफिल करना चाहते हैं। तो एनुअल डिमांड मतलब ये, ठीक है, ये एनुअल डिमांड अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें कितने मशीन का जरूरत होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग नॉर्मली 8 आवर्स के शिफ्ट के हिसाब से 250 डेज अगर काम करते हैं, तो एक साल में कितना घंटा काम होगा। अगर एक दिन में 8 घंटा, तो 250 डेज में कितना हो जाएगा जो गिवन है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 2000 आवर्स। 2000 आवर्स हो जाएगा। अच्छा मतलब ऐसे 250 × 8, 2000 आवर्स पर ईयर हो जाएगा, ठीक है, पर ईयर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर अगर ये डिमांड फुलफिल करना है तो कितना टाइम काम करना पड़ेगा, अगर ये डिमांड को फुलफिल करना है तो कितना टाइम काम करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स प्रोडक्ट है वो 1 यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, तो 300 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, ज्यादा ज्यादा यानी मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा इसका टाइम, ये हो जाएगा 1200 आवर्स। 300 यूनिट बनाने में 1 यूनिट का 4, तो 300 यूनिट का 300 इंटू 4, दूसरा वाला 400 इंटू 6 कितना हो जाएगा 2400, और ये हो गया 500 इंटू 3 1500। तो टोटल कितना आवर्स काम करना पड़ेगा, ये टोटल करने से पता चल जाएगा कि कितने आवर्स काम करने पड़ेंगे। तो 5 + 4 9, 11 2 2 to 4 5 6 6100 हो रहा है कि 5000 हो रहा है, 5100। 5100 आवर काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो हम लोग का जो मशीन है उसके हिसाब से ये देखो, एक डिपार्टमेंट 8 आवर शिफ्टिंग के हिसाब से 250 डेज इन ईयर काम कर लेता है, ठीक है। और इसके लिए एक मशीन लगता है, ये देखो हैज द यूसेज डेटा ऑफ ए मशीन, एक मशीन का यूसेज डेटा है ये, ठीक है, एक मशीन का यूसेज डेटा है। तो एक मशीन से 2000 आवर्स काम कर सकते हैं, तो 5100 5100 आवर्स काम करने के लिए कितने
मशीन का रिक्वायरमेंट होगा? ये तो एक मशीन का यूसेज डेटा है कि अगर 2000 आवर्स पर ईयर अगर हम लोग काम करेंगे तो एक मशीन का जरूरत होगा, तो इतना अगर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड फुलफिल करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। अगर इतना काम करना है तो कितने सारे मशीन का जरूरत होगा बताओ? 2000 घंटे के लिए एक मशीन का जरूरत होता है, तो एक घंटे के लिए कम 1/2000 यूनिटरी मेथड सिंपल। 5100 आवर के लिए कितना मशीन? 2.55। हाँ, तो इसको क्योंकि 0.55 है मशीन का, तो पॉइंट में हम लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। अगर 5 की जगह लेस देन 5 होता तो हम लोग 2 मशीन्स लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 3 मशीन्स हो जाएगा। बस यही पूछा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉस्टिंग जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें वही कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो ये देखो, ये अगर हम लोग का कैपेसिटी है तो अगर हमें ये एनुअल डिमांड आ रहा है तो किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मशीन जो है पता कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखो किस तरह से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट द प्रोसेसिंग टाइम, कैलकुलेट द प्रोसेसिंग टाइम needed in hours to produce product X, Y and Z in the quantities demanded using the standard टाइम डेटा, ठीक है। ये हेडिंग हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट, कॉलम बना लेते हैं, प्रोडक्ट एनुअल डिमांड यूनिट्स स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ब्रैकेट में इन आवर्स। ऑलरेडी ये सब कॉलम बना हुआ ही है। प्रोसेसिंग टाइम नीडेड। अच्छा, तो प्रोडक्ट का नाम था एक्स, वाई और जेड। एनुअल डिमांड देखो, एनुअल डिमांड है 300, 400, 500, 300, 400, 500। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे रखा है 463। प्रोसेसिंग टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 300 इंटू 4, 1200 आवर। आवर ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉलम पे, तो अलग से लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 2400, 1500, तो टोटल हो गया 5100 आवर्स। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक मशीन का करंट यूसेज क्या है। तो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ one machine in standard hours is 2000 hours पर ईयर। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो गिवन था क्वेश्चन में, 8 आवर शिफ्टिंग के हिसाब से 250 डेज काम होता है, एक मशीन का इतना हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कलोड फॉर द ईयर, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वर्कलोड कितना है 5100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन। वन मशीन, एक मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, साल में 2000 घंटा काम कर सकता है एक मशीन, ठीक है। और अगर 5100 घंटा काम करवाना है तो कितने सारे मशीन का जरूरत होगा, आवर आवर ये कैंसिल हो गया, ये डिवाइड करने से 2.55 मशीन इक्वल टू 3 मशीन, 3 मशीन का जरूरत होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए स्टील प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे। डिजाइन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, डिजाइन कैपेसिटी मतलब जब हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसका डिजाइन के अकॉर्डिंग वो कैपेसिटी बता देता है। जैसे मान लो एक्वागार्ड खरीदने जाओगे तो बता देगा कि कितना लीटर उसमें पानी रहेगा, या फिर कितना टाइम इसका लाइफ टाइम है मोटर का, मशीन का, ये बता देता है, ठीक है। या फिर मान लो मोबाइल खरीदोगे तो उसका कैपेसिटी क्या है, कितना जीबी है, क्या है, नहीं है। प्रिंटर खरीदोगे तो उसका अपना कैपेसिटी बताएगा। तो ये डिजाइन कैपेसिटी है, ठीक है। डिजाइन कैपेसिटी है कि 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे इस प्लांट से एग्जीक्यूट हो सकता है। इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 ऑफ स्टील पर डे, लेकिन ये तो सिर्फ बोलने का ही बात है 50,000, लेकिन एक्चुअली इफेक्टिवली अगर काम किया जाए तो भी 40,000 टन ही एक दिन पे निकल जाता है, 50,000 टन नहीं निकलता है। मतलब ये बोला है जिसने बेचा है, ये अपने डिजाइन कैपेसिटी को 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे बता रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इफेक्टिव कैपेसिटी अगर बहुत ही एफिशिएंसी के साथ भी काम करते हैं तो 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे ही निकल के आता है। एंड एन एक्चुअल आउटपुट ऑफ 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे, ये इफेक्टिवली काम करते तो ऐसा होता है, एक्चुअली में 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे एक्सकर्शन हो रहा है। कंप्यूट मतलब ये एक्चुअली हो रहा है, ये करेंटली ऐसा हो रहा है, बट इन्होंने बोला था होगा 50,000, लेकिन इफेक्टिवली देखे तो 40,000 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में 36,000 प्रोडक्शन हो रहा है। कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हमें बोला है प्लांट का एफिशिएंसी बताओ और उसका यूटिलाइजेशन बताओ, ठीक है, कि प्लांट कितना एफिशिएंट है, ठीक है, और कितना उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो एफिशिएंसी मतलब क्या है, ये वाला एफिशिएंसी, एफिशिएंटली अगर काम करेंगे तो इतना हम लोगों का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इतना ही कर पा रहे हैं, 36,000 एक्चुअली में हो रहा है, जबकि इन्होंने अपना डिजाइन कैपेसिटी बता रखा था 50,000, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है प्लांट का एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, हमें परसेंटेज में ऐसा आंसर निकालना पड़ता है। एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, प्लांट का एफिशिएंसी क्या है 40,000, देखो एफिशिएंसी क्या है 40,000, लेकिन आउट ऑफ 40,000 हम लोग कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अगर एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो एफिशिएंसी तो 40,000 है, बट अभी हम लोग कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 36,000। तो कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम एफिशिएंसी 40,000 यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से 36,000 ही हो रहा है, इनटू 100 कर देंगे तो ये पता चलेगा कि हम लोग कितना परसेंट एफिशिएंसी यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। हमेशा एक्चुअल के साथ ही तो कंपेयर करना पड़ेगा। हम लोग मान लो 5 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ रहे 3 घंटा, तो कितना एफिशिएंसी लगा रहे, उसी तरह से तो आउटपुट 36,000 है, लेकिन एफिशिएंसी कितना है, इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है, इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव, मतलब इतना हो सकता है मैक्सिमम। तो इफेक्टिव कैपेसिटी है 40,000, ये हो गया फॉर्मूला। तो इंटू कर लो, इंटू करने से ये कितना आ जाएगा 90%। 90%। तो 90% एफिशिएंसी पे हम लोग प्लांट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जब खरीदने गए थे तो जिसने बेचा उसने तो बोल दिया 50,000 होगा, लेकिन हम लोग यूटिलाइज कितना कर सकते हैं मैक्सिमम
हम लोग कर सकते हैं 40,000, लेकिन अभी हम लोग एक्चुअली में कितना कर रहे हैं, 36,000 कर रहे हैं। तो हम लोगों को बताया गया था 50,000, लेकिन अभी हम लोग का एक्चुअली आउटपुट 36,000 चल रहा है। तो हम लोग कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन देखो एक्चुअली कितना हमारा आउटपुट दे रहा है, आउटपुट, ठीक है। और यूटिलाइजेशन कितना कर सकते हैं, उन्होंने बताया था 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन कैपेसिटी। जो डिजाइन कैपेसिटी है हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि इतना ही यूटिलाइज कर पाएंगे, तो 36,000, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास टोटल कैपेसिटी अवेलेबल है 50,000, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था 50,000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते, कर रहे हैं अभी 36,000। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाई 72%। 72%। तो इसका मतलब हम लोग 72% यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, दोनों जगह पे एक्चुअल आउटपुट। क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास कैपेसिटी है 8 घंटा पढ़ने का, हम लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटा, तो हम लोगों का एफिशिएंसी लेवल क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चाहे तो 10 घंटा, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटा, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा कि हम लोग 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कितना पढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है, इफेक्टिवली कितना, 10 घंटा हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली हम लोग 7 घंटा ही अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटा, ठीक है। तो इफेक्टिव अगर पूछा जाए तो 3/7 हो जाएगा, कि हम लोग इफेक्टिवली 7 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें 3 घंटा पढ़ रहे, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कितना है, ठीक है। और हम लोग टोटल 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन अपने कैपेसिटी का कितना कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का कैपेसिटी है, 10 घंटा क्या हो गया, ये कैपेसिटी है। और ये है इफेक्टिव कैपेसिटी, है ना। इफेक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से इतना टाइम ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये 3 आवर्स जो है एक्चुअली में कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को बोले एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 आवर्स जो है इफेक्टिवली होता है, तो एफिशिएंसी अभी 3/7 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कैपेसिटी कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, 10 आवर्स कैपेसिटी, उसमें 3 आवर्स ही यूज कर रहे हैं, तो 3/10। इसीलिए हर जगह पे ऊपर जो है एक्चुअल आउटपुट जा रहा है, नीचे क्या जाएगा, जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटी लगाएंगे। अगर हम लोग यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो इसका डिजाइन कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हम लोग को परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट एफिशिएंसी है और कितना परसेंट यूटिलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन बजट में हम लोग को मिल जाता है, जहां पर ये परसेंटेज वो लोग बता ही देते हैं कि मशीन का इफेक्टिव कैपेसिटी इतना है, मशीन अपना कैपेसिटी का इतना यूटिलाइज करती है। तो वैसे करके निकाल के ही वो लोग बताते हैं, मतलब एक्चुअली रियल लाइफ में जो काम होता है वहां पर इसी तरह से प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये सब कैलकुलेट किया जाता है, और उससे बजट वगैरह का क्वेश्चन जो है हम लोग को इसी तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर A B C and D। एक फर्म का 4 वर्क सेंटर है, ये देखो दिख रहा है, ये पूरा एक वर्क सेंटर है, ठीक है। A B C D, एक वर्क सेंटर, B C D सारा अलग अलग वर्क सेंटर है। इन सीरीज विच इंडिविजुअल कैपेसिटी इन यूनिट्स पर डे शोन इन द फिगर बिलो। इंडिविजुअल कैपेसिटी दिखा रहा है, ए का इंडिविजुअल कैपेसिटी है 380, बी का है 360, सी का है 340, डी का है 400। एक्चुअल आउटपुट मिलता है हम लोगों को 300, ठीक है। आइडेंटिफाई द बॉटल नेक सेंटर, ठीक है। तो बताओ कि बॉटल नेक सेंटर कौन सा है। बॉटल नेक मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बॉटल नेक मतलब जो सबसे क्या होता है, देखो कॉपी में बॉटल का मैंने ड्रॉ करके बताया था, जो सबसे कम कैपेसिटी होता है, यहीं पर होगा शायद, दिखा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था, इसीलिए ये देखो रेड रेड कलर से लिखा था मैंने। ये देखो बॉटल नेक मतलब जहां पर सबसे कम पानी आएगा, सबसे कम जो सेंटर प्रोडक्शन देता है वही बॉटल नेक सेंटर होता है। तो यहाँ पर बॉटल नेक सेंटर कौन सा है, 340। 340 यानी सी। तो वही पूछ रहा है आइडेंटिफाई द बॉटल नेक सेंटर, ठीक है। तो पहला आंसर हमें मिल गया सी, तो चलो पहला आंसर लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 7। बस इतना ही बोलना है कि बॉटल नेक सेंटर कौन सा है पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए।
The bottleneck center is the work center having minimum capacity. Hence, work center C is the bottleneck center. इसीलिए सी को हम लोग बॉटलनेक सेंटर बोलेंगे क्योंकि इसका ही कैपेसिटी सबसे मिनिमम है. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी. सिस्टम का कैपेसिटी क्या है ये हमें बताना पड़ेगा. सिस्टम कैपेसिटी का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा आउटपुट कितना दे सकता है. बता सकते हो ये सबसे ज्यादा आउटपुट कितना दे सकता है. मान लो ये इसमें एक बॉटलनेक अगर सेंटर है, मतलब सिचुएशन ये हो गया ना, अगर ये बॉटलनेक सेंटर है, ये इसमें से जब मैक्सिमम आउटपुट आएगा तो कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आउटपुट एट ए टाइम निकल सकता है. सोचो अगर बॉटलनेक है, बॉटलनेक जो है वो 340 है, मतलब मैक्सिमम मतलब आंसर बता दिया मैंने जो भी हो. ये देखो यहाँ से जब निकलेगा, ये इसका जो जगह है, मतलब बॉटल के साथ इसको कंपेयर किया गया इसलिए हम इस तरह से समझा रहे हैं. तो यहाँ से मैक्सिमम इस पतले से जगह से कितना मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है, बोलो. 340. तो सिस्टम का कैपेसिटी एट ए टाइम यही होगा, क्योंकि चाहे 400 इसमें प्रोडक्शन क्यों ना हो, लेकिन जब इस पाथ से निकलेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम हम लोगों का 340 ही निकल सकता है. ठीक है, तो सिस्टम कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है. तो मैक्सिमम तो वैसे 400 है, लेकिन ये निकल नहीं सकता है ना, बॉटलनेक है, तो मैक्सिमम 340 ही निकल सकता है. ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है अगर सिस्टम में बॉटलनेक कंडीशन है तो बॉटलनेक कैपेसिटी इज द सिस्टम कैपेसिटी. तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई सिस्टम में बॉटलनेक प्रेजेंट है, देन तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज द सिस्टम कैपेसिटी. देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है दैट इज इक्वल टू सिस्टम कैपेसिटी. बट अगर सिस्टम कैपेसिटी में बॉटलनेक है तो मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल टू बॉटलनेक हो जाएगा. ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ करके समझा, इसका मतलब 340 ही आंसर हो जाएगा. तो देखो system capacity is the maximum units that are possible to produce in the system as a whole. Hence, system capacity is the capacity of bottleneck center, that is bottleneck center का जितना है 340 यूनिट्स. हो गया सेकेंड वाला आंसर. अच्छा, थर्ड हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी. अभी अभी हम लोगों ने एफिशिएंसी कैलकुलेट किया था, तो सिस्टम एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग हमेशा ऊपर क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट. फॉर्मूला में क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट. और अगर डिजाइन कैपेसिटी होता है तो हम लोग डिजाइन कैपेसिटी नीचे लिखते हैं, उसमें हम लोग एफिशिएंसी नहीं निकालते, उसमें हम लोग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन कैपेसिटी नीचे लिखा जाता है तो यूटिलाइजेशन बोलते हैं. एफिशिएंसी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंट कैपेसिटी या फिर सिस्टम कैपेसिटी. सिस्टम कैपेसिटी, ठीक है. तो सिस्टम का कैपेसिटी कितना है, 340 यूनिट. अभी अभी हम लोगों ने लिखा कि सिस्टम का कैपेसिटी कितना होगा, 340 यूनिट होगा. एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, देखो एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में. एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है ये हमें दे रखा है 300. अंडर यूटिलाइज्ड है 300. ठीक है, 300
यूनिट इंटू 100 कर देंगे तो यूनिट कैंसिल हो गया। अब जितना परसेंटेज आएगा तो 300 डिवाइडेड बाय 340 देखते हैं क्या। 88.23 अच्छा 88.23%, ये परसेंटेज में आंसर लिखना पड़ेगा। बस 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये इलास्ट्रेशन 8 ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे इम्पोर्टेंट के हिसाब से मार्क कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ए मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन टू बी परचेज। मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि उनको कितना मशीन जो है परचेज करना चाहिए। ही हैज 3 ऑप्शंस, इनके पास 3 ऑप्शंस है, दैट इज परचेजिंग 1 और 2 और 3 मशीन। मतलब चाहे तो वो 1 मशीन खरीद सकते हैं या तो 2 या तो 3, ये ऑप्शन लेके ये चल रहे हैं, ठीक है। द डेटा आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ मशीन, अगर 1 मशीन खरीदते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा 12,000, मतलब सारा चीज एस्टिमेट करके ही तो खरीदना है ना, इतना महंगा महंगा मशीन आता है। कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ आउटपुट, अगर 1 मशीन खरीदेंगे तो 12,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, आउटपुट मिलेगा 0 to 300। अगर 2 मशीन खरीदेंगे एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगा 15,000 और आउटपुट मिलेगा 301 से लेके 600 तक। अगर 3 मशीन खरीदेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा 21,000 और जो आउटपुट है वो हो जाएगा 601 से लेके 900 तक। वेरिएबल कॉस्ट इज 20 पर यूनिट एंड रेवेन्यू इज 50 पर यूनिट। रेवेन्यू मतलब सेल्स, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज, हर एक रेंज का हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया यानी यूनिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट जो कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलेगा कि इतना यूनिट बेचने से हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में। और ये कब अराइज होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे कॉस्ट में, आज भी करना है हम लोग को। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब, हाँ टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस, हाँ ये हो गया कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम लोग से कंट्रीब्यूशन जो है इससे अगर हम लोग प्रॉफिट हम लोग का 0 हो जा रहा है तो हम लोग का मेन यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब है पता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। इसका मतलब हमारा इतना कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट होना चाहिए, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाए। इस वजह से फॉर्मूला क्या बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट यानी यूनिट में ब्रेक इवन पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन में हमें वही बोला है, तो ऑप्शन ए से हम लोग वही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी ले लिया, चलो जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से जैसे करते हैं कॉस्ट में वैसे ही करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। इलस्ट्रेशन 8। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 0 to 300, हम लोग को बोला है कि हर एक रेंज का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 0 to 300, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अच्छा तो इस रेंज में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 12,000। ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टार देके लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स कितना है, वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
अच्छा, तो सेल्स कितना है 50, वेरिएबल कॉस्ट है 20। तो ये हो जाएगा 400 यूनिट। ये देखो रुपीज रुपीज कैंसिल, जो आंसर आएगा वो यूनिट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 यूनिट। ठीक है, ये जो मशीन है इस मशीन का 400 यूनिट जो है ब्रेक इवन है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये रेंज से एक्सिट कर जा रहा है, जो नॉट बिलोंग्स टू रेंज हो रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ वन मशीन, जो एक मशीन खरीदने का हम लोगों ने सोचा है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट अगर 12,000 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 400 यूनिट है। ये चीज समझना पड़ेगा कि इससे मतलब हमें एनालिसिस करके समझ में क्या आया। अगर हम लोग एक मशीन खरीद लेते हैं जिसको मेंटेन करने का फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 है, तो एटलीस्ट हमें 400 यूनिट बेचना पड़ेगा उस मशीन से, तब जाके हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आएंगे। बट ये मशीन का कैपेसिटी क्या है 0 to 300। ठीक है, तो अगर 0 to 300 है तो ये रेंज के बाहर है। ठीक है, ये रेंज के बाहर है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस ब्रेक इवन पॉइंट इज not in range of 0 to 300 यूनिट। तो ये 0 to 300 ही प्रोड्यूस कर सकता है, 400 यूनिट तक जा ही नहीं सकता है, तो इसका ब्रेक इवन कभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब इससे लॉस ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड मशीन का देखते हैं। सेकेंड मशीन का इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 0 to 300 था, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 300 1 to 600। अच्छा, अब यहाँ पर निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, इसका फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर एक केस में एज इट इज रहेगा, यानी 30 पर यूनिट। तो ये हो जाएगा 500 यूनिट। ठीक है, तो ये विद इन रेंज है, ये विद इन रेंज है, 500 यूनिट हो रहा है, तो इससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि विद पीछे इन, हाँ हाँ गुड आफ्टरनून प्रिय। अच्छा, देखो तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग का हो जाएगा, कितना आया, कहाँ चला गया, विद इन द रेंज। ठीक है, ये विद इन द रेंज, दिस ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट इन द रेंज ऑफ 0 to 300। ये हम लोग लिख देंगे दिस बीपी इज विद इन द रेंज ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, 301 से लेके 600 तक। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो कि है थ्री मशीन्स का ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द रेंज सिक्स हंड्रेड वन से लेके 900 तक, 601 से लेके 900 तक। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट सेम वही फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अच्छा, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है 21,000 और कंट्रीब्यूशन ₹30 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 700 हो गया। ठीक है, 700 यूनिट्स हो जाएगा। इतना अगर बेच पाएंगे तो ब्रेक इवन। दिस इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ, ठीक है, ये भी रेंज में है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज इन द रेंज ऑफ 601 to 900। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। ठीक है, जिसमें एक रेंज को छोड़ के, एक रेंज अगर हम लोग छोड़ दे पहला वाला, बाकी सभी विद इन द रेंज है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सेकेंड वाला मशीन खरीदते हैं तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद का भी हमारे पास यूनिट ऑप्शन रहेगा। ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट तक आराम से पहुंच सकते हैं, उसके बाद भी 600 तक इसका कैपेसिटी, इसमें भी वही हो सकता है। सिर्फ पहले वाले में ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा, अब देखो पॉइंट बी क्या बोल रहा है, इफ प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 to 650, मतलब हम लोग को प्रोडक्शन करना है 600 से लेके 650 यूनिट, हाउ मेनी मशीन शुड बी मैनेजर परचेज, तो मैनेजर को कितना मशीन परचेज करना चाहिए, क्या 1, 2 या 3। ठीक है, अगर हम लोग का डिमांड 600 से 650 है तो कौन सा ऑप्शन मैनेजर को लेना चाहिए, तो देखो कैसे होगा आंसर। पॉइंट बी, when डिमांड इज, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग 600 से 601 से लेके 900 बोला है ना, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो, when डिमांड इज 601 यूनिट, तब क्या होगा अगर हम लोग 1 मशीन लेते हैं। अगर 1 मशीन खरीदेंगे, बोलो क्या हम लोग अपना डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि पहला मशीन जो है उसका प्रोडक्शन रेंज क्या है, उसका प्रोडक्शन रेंज है 0 से नहीं कर लेके पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, तो नॉट फिजिबल, क्योंकि डिमांड कांट बी मीट। ठीक है, तो 1 मशीन खरीदना फिजिबल होगा ही नहीं। लिख देते हैं नॉट फिजिबल, या लिख दो कि नॉट एबल टू मीट द डिमांड बियॉन्ड 300 यूनिट। ये 300 से ज्यादा का डिमांड पूरा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, 0 to 300। ठीक है, अच्छा, अब 2 मशीन्स का देखते हैं। 2 मशीन से भी नहीं होगा। 2 मशीन से देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। 2 मशीन्स का तो 301 से 600 है, हाँ इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड, इन्होंने आंसर कैसे किया है, ओ मैंने ना थोड़ा गलत लिख दिया। द प्रोजेक्टेड डिमांड बिटवीन 600 to 650 बोला, मैंने 601 ये लिख दिया, सॉरी 600 to 650। अच्छा, तो ये 600 लिखेंगे तब तब ठीक होगा। ठीक है, 600 to 650, तो ये ठीक है आंसर। 600 होने से भी नहीं होगा, लेकिन 2 मशीन्स वाला क्या हो जाएगा बोलो, अगर 600 है तो 2 मशीन्स वाला होगा कि नहीं होगा। 600 हो रहा है। हो रहा है, मशीन 600 तक ही लास्ट है ना, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 600 तक ही लास्ट है, तो ये हो सकता है। देखो कैसे, ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये थिंकिंग जो है फिजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना बनता है, हम लोग कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक यूनिट का 30 रुपीज 30 पर यूनिट इंटू 600 यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 18,000। ठीक है, और ये कैटेगरी में फिक्स्ड कॉस्ट कितना आता है 15,000। ठीक है, तो लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। ठीक है, तो प्रॉफिट बन रहा है कितना 3,000 का प्रॉफिट जो है ये जेनरेट होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग 600 डिमांड का
फुलफिल करना चाहते हैं तो 1 मशीन कोई काम का नहीं है, लेकिन 2 मशीन हम लोग खरीद सकते हैं और इससे हम लोगों का डिमांड तो फुलफिल होगा भी, हम लोग प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब 3 मशीन्स पे चेक करके देखते हैं इसमें फिजिबल होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ठीक है, इसमें फिजिबल होगा कि नहीं बताओ, अगर 600 है इसमें क्या फिजिबल होगा? 3 मशीन वाला फिजिबल होगा? सोचो, हम लोग को हाँ, होगा 600 बट बहुत ज्यादा हो रहा होगा, नहीं होगा? देखो क्यों नहीं होगा, ब्रेक इवन भी तो देखो। डिमांड ऑब्वियसली 600 यूनिट है, इसका कैपेसिटी 600 से 900 है, कैपेसिटी 900 है। लेकिन अगर हम लोग इस मशीन से, कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम लोग ये वाला जो मशीन है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 601 से 900, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट डिमांड ही फुलफिल करना चाह रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट ही तो 700 हो जा रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे उसके आगे तो हम लोग प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये 3 मशीन्स वाला भी तो नॉट फिजिबल हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे नॉट फिजिबल, एज ब्रेक इवन पॉइंट जो है वही तो 700 है। तो मुझे डिमांड है 600 यूनिट का, मैं 700 यूनिट क्यों बनाऊं? 700 यूनिट बनाएंगे तो मेरा तो 100 यूनिट का लॉस हो जाएगा, और जब तक 700 यूनिट नहीं बनाएंगे, हम लोग ब्रेक इवन में नहीं पहुंचेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमा सकेंगे, तो फिर 3 मशीन्स खरीदना तो बेवकूफी हो जाएगा। नॉट फिजिबल एज ब्रेक इवन पॉइंट इज 700, there will be a loss of at 600 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन जो है वो है हम लोग का 700। ठीक है, तो अगर हम लोगों का डिमांड जो है, सॉरी लेस हो जाएगा, ये लॉस लिख दिया मैंने। नॉट फिजिबल एज ब्रेक इवन पॉइंट इज 700 यूनिट, देयर विल बी लेस ऑफ, नहीं एक सेकेंड, का लैंग्वेज ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट देखते हैं इन्होंने क्या। नॉट फिजिबल एज ब्रेक इवन पॉइंट इज 700, बट ऐसे लिख दो, बट डिमांड इज 600। मुझे 700 यूनिट प्रोड्यूस करना ही नहीं है, मेरा डिमांड 600 यूनिट है, और अगर 700 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फुल्ली लॉस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो लॉस ही जनरेट होगा ना, इसी वजह से। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग 600, ये देखो यहाँ पर जैसे एक 600 बोल रखा था कि 600 एंड 650 यूनिट्स का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करें। तो अगर डिमांड 650 होगा तब क्या सिचुएशन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डिमांड इज 650 यूनिट। अगर डिमांड हम लोगों का 650 यूनिट है तब एक मशीन फिजिबल होगा, बताओ? 1 मशीन फिजिबल होगा? 1 मशीन है। जो है, नहीं, नॉट फिजिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो 0 to 300 है, पहला बात। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 300 ही प्रोड्यूस कर सकता है, कैपेसिटी को तो मीट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा 2 मशीन्स देखो, 2 मशीन्स का रेंज क्या है? 301 से 600। ठीक है, ये फिजिबल होगा कि नहीं, देखो ये ऐसे देखने से तो लग रहा है फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 301 से लेके 600 है, लेकिन ये फिजिबल होगा। क्यों देखोगे? क्योंकि इसका ब्रेक इवन क्या है, देखो, फिजिबल बट मैक्सिमम डिमांड इज
600 यूनिट, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम यहाँ से हम लोग 600 यूनिट का ही डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम रेंज लिख दो, डिमांड नहीं लिख के मैक्सिमम रेंज, ठीक है। ये फिजिबल है, लेकिन मैक्सिमम रेंज तो इसका 600 यूनिट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो हम लोग का कितना डिमांड जो है वो रह जाएगा, डिमांड लॉस्ट कितना हो जाएगा, 650 मुझे चाहिए, लेकिन ये मशीन मुझे 600 यूनिट ही देगी, तो डिमांड जो है वो लॉस्ट कितना होगा, 50। 50। 650 माइनस 600 यूनिट, फिर भी ये फिजिबल होगा। क्यों, अब देखो ये 50 यूनिट्स जो है इसका डिमांड हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कैपेसिटी 600 यूनिट है, ठीक है। फिर भी हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया, फिर भी हम लोग प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, ये नहीं कमा सकते, 3000 यूनिट प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, क्योंकि 600 यूनिट तो बना ही लेंगे। 600 यूनिट 30 पर यूनिट करके कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट हो जाएगा 3000, तो फिर भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं टिल प्रॉफिट ऑफ 3000 इज पॉसिबल। हम लोग अगर 650 का डिमांड में 50 यूनिट्स ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि 600 यूनिट प्रोड्यूस करने से हम लोग का प्रॉफिट होगा, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अच्छा, अब 3 मशीन्स का देखते हैं। थ्री मशीन्स में क्या हो जाएगा, डिमांड कैन बी मीट, डिमांड मीट कर सकते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटी 900 तक है, तो डिमांड मीट कर सकते हैं। बट इसका ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है, बट इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 700, हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, और डिमांड हम लोग का 650, ठीक है। सो देयर विल बी अ लॉस, ठीक है। इसमें लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, ये देखो, अगर हम लोग को 600 यूनिट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग का तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी 700 यूनिट तक अगर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते हैं। तो डिमांड तो फुलफिल हो जाएगा 650 में, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो 601 से लेकर 900 है, तो डिमांड तो फुलफिल हो जाएगा। बट इसमें फिर भी क्या होगा, लॉस जनरेट होगा। जैसे ये डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फिर भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जबकि डिमांड फुलफिल कर पाएगा, फिर भी 3 मशीन खरीदने से लॉस होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 700 यूनिट है, जो मोर देन डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक डिसीजन मेकिंग था, देखो, ठीक है। मैंने अपने लैंग्वेज में लिखवाया, अब थोड़ा सा हम बुक से लैंग्वेज जो है बता देते, देखो कैसे किया है इन्होंने। ये देखो यहाँ से ये वाला लैंग्वेज दिखा देते, सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 टू 650, ठीक है। हम लोग को बोला था ना कि 600 टू 650 अगर डिमांड रहेगा तो हमें कौन सा मशीन खरीदना चाहिए। द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सिंगल मशीन इज 400 यूनिट, ये तो हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर, ये रहा 400 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, is not feasible because it exceeds the range of volume that can be produced with one machine। एक मशीन से हमें 0 to 300 ही प्रोड्यूस करने मिलेगा, ऊपर से ब्रेक इवन 400 है, डिमांड 600 से लेके 650, तो ये तो कैसे भी फिजिबल नहीं होगा दोनों केसेस में, ठीक है। क्यों, पहला तो इसका रेंज ही यहाँ पर कट कर देता है, 0 to 300 है, ऊपर से ये मशीन खरीद लेते हैं तो ब्रेक इवन भी 400 है, ये तो वैसे भी फिजिबल नहीं है। Also, the break-even point for 3 machines is 700 unit, which is more than the upper limit of the projected demand। जैसे मैंने अलग अलग करके दिखाया 600 और 650 का, ये बोल रहे हैं, ये एक साथ बता रहे हैं, मतलब एक रेंज के हिसाब से कि डिमांड मेरा मैक्सिमम 650 है। अगर हम 3 मशीन खरीद लेते हैं तो मुझे कम से कम 700 यूनिट बना के बेचना चाहिए, तब जाके मुझे कुछ प्रॉफिट दिखेगा। तो ये 700 यूनिट जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये डिमांड से बहुत ज्यादा है, वही बोल रहा है, ठीक है। डिमांड ऑफ 600 टू 650 यूनिट एंड हेंस नॉट फिजिबल, इसीलिए बेकार है, इसमें हमारा लॉस ही होने वाला है। फॉर 2 मशीन्स ऑप्शन द ब्रेक इवन वॉल्यूम इज 500 यूनिट, 2 मशीन वाले में ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट था, जो और इस 500 यूनिट हमें ब्रेक इवन दिखा, और इसका वॉल्यूम जो है 301 से लेके 600 है, ठीक है। तो 600 वाला डिमांड तो हम लोग आराम से फुलफिल कर सकते हैं, रेंज में भी है, और डिमांड जो है वो
मोर देन ब्रेक इवन है, तो मुझे 500 जैसे ही हम लोग यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, देखो सेकेंड मशीन का वॉल्यूम क्या है 301 से लेके 600 तक है, ठीक है। मेरा लोअर डिमांड 600 है, तो इससे हम 600 फुलफिल कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हमें देख लेना है। फिर ये देखना है कि ब्रेक इवन इसका क्या है, मतलब 600 यूनिट बना लेंगे लेकिन प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में, क्योंकि ब्रेक इवन 500 है, 500 के बाद ही 600 आता है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगा, वही बताया है। Hence, the demand of 600 can be met with two machines and profit is earned because the production volume of 600 is more than the break even volume of 500. वही मैंने बोला 500 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ब्रेक इवन क्रॉस करके जाएंगे तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगा, ठीक है। इफ द मैनेजर वांट्स टू प्रोड्यूस 650, लेकिन जो हायर रेंज है ये अगर करना चाहते हैं विथ 3 मशीन्स, क्योंकि 3 मशीन्स के अलावा होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 मशीन्स का ही कैपेसिटी जो है वो कितना है, 3 मशीन्स का कैपेसिटी, रुको 3 मशीन्स का कैपेसिटी यहाँ पर देख के बताते हैं, 601 से 900 है, तभी 650 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी लॉस हो जाएगा, क्यों, इसका ब्रेक इवन जो है वो 700 है, तो अगर हम लोग 650 प्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि हमारे मशीन का कैपेसिटी है, लेकिन ब्रेक इवन तो 700 बता रहा है, लॉस है, ठीक है। हेंस द मैनेजर वुड चूज 2 मशीन्स एंड प्रोड्यूस 600 यूनिट। इसीलिए मैनेजर को 2 मशीन्स वाला ऑप्शन लेना चाहिए और 600 यूनिट ही प्रोड्यूस करना चाहिए। आई होप कि अब क्लियर है कि क्यों कौन सा होगा। हमें दो चीज देखना है, एक तो रेंज देखना है पहला बात, और रेंज के साथ साथ हम लोग को ब्रेक इवन भी देखना है। जैसे पहले मशीन का अगर हम लोग देखें, सिंपल देखो, पहले मशीन का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये देखो पहले मशीन का अगर हम लोग देखें तो अगर 600 से 650 यूनिट प्रोड्यूस करना ये तो फिजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कैपेसिटी 300 तक है। सेकंड वाले का देखें तो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर ब्रेक इवन देखना पड़ेगा। ब्रेक इवन 500 था, चलो अच्छा बात है, ब्रेक इवन से ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली अर्न करेंगे। 650 जो है इसी रेंज में आएगा, इसमें और इसमें तो नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मशीन का ब्रेक इवन जो है ये 700 यूनिट है, फायदा क्या है लॉस में रह के, तो फिर 600 यूनिट बनाओ और 2 मशीन खरीदो। अगर प्रोजेक्टेड डिमांड इससे यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कौन सा कैपेसिटी देखा कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर 2 मशीन्स देख लिया। तो ये देखो इस तरह से हम लोग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को थ्योरी बताया था कि कब अंडर कैपेसिटी प्रेफर्ड और कब देखो यहाँ पर ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड। तो हम लोगों ने अंडर कैपेसिटी लिया 600, देखो यहाँ पर ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज वेरी हाई, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है ना, उसके बाद वाला 21,000, तभी जाके इसका रेंज तो फुलफिल कर रहा है, यहाँ पर तो आराम से 650 बना सकते हैं, लेकिन इसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जा रहा है, इतना हाई है कि उसको रिकवर करने के लिए 700 ब्रेक इवन पॉइंट लग रहा है। इसी वजह से हम लोग ये रेंज में, ये रेंज के अंदर होने के बाद भी हम लोग 3 मशीन खरीदना हमारे लिए लॉस दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन लिया जाता है बेसिकली। ये मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है ये ऑपरेशन मैनेजमेंट से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। ये देखो ये पॉइंट इसीलिए इस तरह से समझ के, ये देखो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इफेक्ट द कंपनी, द टेक्नोलॉजी चेंजेस, अब ये सब रीजन बताया था, ठीक है। ये देखो ये रेंज जब बता रहा है हमें कब अंडर कैपेसिटी लेना चाहिए, कब जो है इसको क्या बोलते हैं ओवर कैपेसिटी लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडर कैपेसिटी को फॉलो किया फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह देखते हुए, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हाई हो जा रहा है तो फुलफिल नहीं करेगा डिमांड, तो मैंने समझा के बोला, ठीक है। तुम लोग ये वाला जो पैरा है इसे फॉलो कर सकते हो आंसर्स को लिखने के लिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में जगह छोड़ दो नीचे और इसका कंक्लूजन बोल के आराम से एक अच्छे से यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि कंक्लूजन क्या होगा। ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में कि कंक्लूजन क्या होगा। तो हम एक बार बता देते कंक्लूजन क्या है, कि पहला जो हम लोग का डिमांड जो है प्रोजेक्टेड वो मिनिमम 600 और मैक्सिमम 650 है, जो कि पहले रेंज में तो आएगा नहीं क्योंकि पहले रेंज का कैपेसिटी है 0 to 300, जो हम लोगों का रेंज से ज्यादा हम लोगों ने प्रोजेक्टेड डिमांड रखा हुआ है। तो 1 मशीन खरीदना बेवकूफी है, बिल्कुल नॉट फिजिबल सिचुएशन है। सेकेंड वाले में हम लोग 600 प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्योंकि ब्रेक इवन भी 500 है तो ये बिल्कुल हमें प्रॉफिट भी देगा। कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है। और 3 मशीन जो है इसमें रेंज में तो आ रहा है क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है प्रोजेक्टेड डिमांड से ज्यादा है, तो ये नॉट फिजिबल सिचुएशन अराइज करेगा, इसीलिए हमें इसका 3 मशीन का जो ऑप्शन है वो अवेल नहीं करना चाहिए। बस इतना सा लिखने से हो जाएगा कंक्लूजन। ये हम होमवर्क दे रहे हैं कि तुम लोग अपने लैंग्वेज में जरूर लिखना कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा
ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट सॉरी नेक्स्ट जो थ्योरी स्टार्ट करेंगे दैट इज फैसिलिटी लोकेशन, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। देखो फैसिलिटी लोकेशन। अच्छा, फैसिलिटी लोकेशन का मतलब क्या होता है ये देखो, यहाँ से हम पढ़ा देते हैं, ये बंद कर देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। यहाँ से हम एक बार बता देते हैं, फिर इसका शॉर्टकट लिखवा देते हैं, ठीक है। प्लांट लोकेशन में बी अंडरस्टूड एज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब हमें लोकेशन का फैसिलिटी देखना चाहिए कि अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में अपना प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें हमें फैसिलिटीज क्या मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन जो है वो हमें क्या समझाता है, प्लांट लोकेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपना लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। प्लांट लोकेशन में भी अंडरस्टूड एज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। मैक्सिमम हम लोगों को मतलब इकोनॉमी बेनिफिट हो, इफेक्टिवली हम लोग काम कर पाए, इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ अपना प्लांट का लोकेशन मतलब सोचे कि यहाँ हमें प्लांट लगाना चाहिए। The selection of place for locating a plant is one of the problem, perhaps the most important। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हम लोग बोल सकते हैं, विच इज फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल लॉन्चिंग ए न्यू एंटरप्राइज। जब कोई न्यू एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करता है तो उनके लिए ये बहुत ही टफ हो जाता है डिसाइड करना कि प्लांट कहाँ पर लगाए। ए सिलेक्शन ऑन प्योर इकोनॉमिक कंसिडरेशन विल इंश्योर एन ईजी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें सिलेक्ट करते हुए क्या क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों का जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर ही प्लांट लगाएगा, तो मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो उसका रॉ मटेरियल जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो, रेगुलरली अवेलेबल हो, विदाउट एनी इंटरप्शन सप्लाई जो है चलता जाए, लेबर अच्छा अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग मान लो जूट का बिजनेस करना चाहते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कहीं और लगा लेते हैं तो हम लोगों का जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो बहुत महंगा हो जाएगा। अब वेस्ट बंगाल से रॉ मटेरियल दूसरे जगह जाएगा, तो लेबर का भी वैसे ही होता है। जिन लेबर जहां पर जो जिस तरह का स्किल्ड लेबर मिलता है, हमें वो फैक्ट्री या फिर वो प्लांट वहीं पर लगाना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट प्लांट लेआउट, ठीक है। प्लांट का जो लेआउट होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि यूटिलाइजेशन हम लोग 40,000 कर रहे हैं, 36,000 कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन 40,000 तक कर सकते हैं। तो अभी भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, 90% ही कर रहे हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, क्योंकि जितना हम लोग सस्ते में रॉ मटेरियल लेंगे, सस्ते में लेबर मिलेगा, क्वालिटी चीज बना पाएंगे, तब उतना हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। एंड आइडियल लोकेशन मे नॉट बाई इट सेल्फ गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक अच्छे लोकेशन में लगा दिए मतलब बिजनेस एकदम बहुत ही अच्छा रन करेगा, ये कोई सक्सेस का गारंटी नहीं ले सकता है। बट हाँ, सर्टेनली ये बिजनेस को एक स्मूथ इफेक्ट जरूर देगा, स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक पार्ट है, बट यही सिर्फ सक्सेस का एक वे नहीं है। ये एक मतलब ये एक ऑप्शन है कि अगर हम लोग सही फैसिलिटी लोकेशन लगाते हैं, मतलब प्लांट का लोकेशन सही तरह से चूज करते हैं, तो ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। बट यही एक की पॉइंट नहीं होता है। लेकिन बैड लोकेशन हमें क्या कर सकता है, हमें बैंकरप्ट तक कर सकता है, हमारा बिजनेस खत्म भी कर सकता है। ये देखो, ए बैड लोकेशन ऑन द अदर हैंड इज द सेवर हैंडीकैप फॉर एनी एंटरप्राइज एंड इट फाइनली bankrupts it। It is therefore very essential that utmost care should be exercised in the initial stage to select a proper place. Once a mistake is made in locating plant, it becomes extremely difficult and costly to correct it। अगर एक बार गलती हो जाए तो फिर से इसे दोबारा से रीअरेंज करना जैसे डिफिकल्ट है वैसे कॉस्टली भी है, ठीक है। ये होता है फैसिलिटी लोकेशन। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा जिस्ट जो है वो लिख लेते हैं। फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है पहले लिखेंगे। फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग
where the plant should be located. Second, to get maximum operating economy and effectiveness. Point 3, selection of place. Most important problem. Location must have an easy and regular supply of raw material, labor force, efficient plant layout, proper utilization of production capacity, reduced cost of production. Ideal location contributes to the smooth and efficient working of an organization. ठीक है, जो मेन पॉइंट था उसको मैंने जिस्ट करके लिखवा दिया पहले पैरा का। ठीक है, पहले पैरा जो हम लोगों ने पढ़ा, तो देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। फैसिलिटी लोकेशन में क्या क्या आता है। फंक्शन फैसिलिटी लोकेशन का मतलब ही होता है कि हम लोगों को ये डिटरमाइन करना है कि प्लांट को कहाँ लोकेट करें। फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड। अगर ऐसे जगह पे हमें लोकेटेड करना चाहिए हमेशा, ताकि जहाँ से हमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस मिले। ठीक है, हम लोग जो ऑपरेशंस करें वो इकोनॉमी हो और वो इफेक्टिवली भी हम लोग कर पाए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये कोई आसान काम है नहीं। नेक्स्ट है लोकेशन हैव एन इजी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ। ऐसे जगह पे लोकेशन चूज करना चाहिए जहां हमें रॉ मटेरियल का सप्लाई इजीली मिले, लेबर फोर्स जो है वो इजीली मिले, एफिशिएंट प्लांट लेआउट हम लोग बना सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का इस वजह से कम भी हो सकता है अगर हम लोग सारा चीज प्रॉपरली करेंगे। आइडियल लोकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आइडियल लोकेशन अगर हम लोग चूज करते हैं तो ये हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग सिस्टम दे सकता है। ठीक है, ये पहले पैरा का जो है जीस्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, हेडिंग करेंगे स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन।
देखो, टू बी सिस्टमेटिक in choosing a plant location, the entrepreneur would do well to proceed step by step to be followed are step by step। अच्छा सॉरी, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हो गया। स्टेप बाय स्टेप कॉमा द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, टू बी सिस्टमेटिक इन चूजिंग ए प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन चूज करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। द एंटरप्रेन्योर्स वुड डू वेल टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। एंटरप्रेन्योर अगर स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो ऑब्वियसली वो सही डिसीजन ले पाएगा। तो स्टेप्स क्या है वो देखना चाहिए, कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला हमें ये डिटरमाइन करना है कि हम लोग जो प्लांट लगाना चाहते हैं वो कहाँ लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास ब्रॉडर रेंज में दो ऑप्शन आता है, डोमेस्टिकली लगाना है कि इंटरनेशनल लगाना है। क्योंकि अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर जगह पे अट्रैक्शन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश में ही लगाना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया में रहते तो इंडिया का बात करते तो इंडिया में लगाना चाहिए, डोमेस्टिक लगाना चाहिए या इंटरनेशनल लगाना चाहिए, ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं डिसाइडिंग ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन। ठीक है, पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें डोमेस्टिक लगाना है कि इंटरनेशनल जो है प्लांट हमें लगाना है, इंटरनेशनल लोकेशन पे लगाना है। ठीक है, फिर हमें रीजन सिलेक्ट करना है कि कौन से रीजन में लगाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रीजन मतलब डोमेस्टिक में कौन सा रीजन देखे, अगर डोमेस्टिकली लगाना चाहते, इंटरनेशनली लगाना चाहते तो रीजन क्या होना चाहिए। ये देखो, स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन, टू बी सिस्टमेटिक इन चूजिंग ए प्लांट लोकेशन, द एंटरप्रेन्योर वुड डू वेल टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप्स, द स्टेप्स बी। ठीक है, तो विद इन द कंट्री और आउटसाइड, तो इसको मैंने पहले लिखवा दिया, डिसाइडिंग ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ द रीजन, सिलेक्शन ऑफ द रीजन। फिर लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ द लोकेलिटी और कम्युनिटी। अच्छा एक काम करते हैं, रीजियन में भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट होगा, उसको पहले लिखवा देते। ठीक है, ये देखो रीजियन के अंदर ये सारा पॉइंट होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नियरनेस टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये सब होगा। तो पहले इसके अंदर जो छोटा छोटा पॉइंट है ये हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे एक काम करते हैं, इसमें मैंने लिखा डिसाइडिंग ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब लिख लेते हैं विद इन कंट्री और आउटसाइड, ये वाला लैंग्वेज, विद इन कंट्री और आउटसाइड। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रीजन में क्या क्या आ जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर जब हम लोग इसको डिटेल्स में लिखेंगे तब और भी हमें क्लियरली समझ में आएगा इस रीजन के अंडर क्या क्या आएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या होगा, याद रखने में आसान रहेगा इस तरह से लिखने से। सिलेक्शन ऑफ रीजन में ये आ जाएगा, नियरनेस टू द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर,
availability of power, transport facilities, नेक्स्ट हो जाएगा suitability of climate, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अंदर ये सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन पहले इन्होंने मेन 4 पॉइंट लिख दिया, फिर उसके अंदर अलग अलग इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो मैंने पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा, ये सेकेंड पॉइंट में ये आ जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ रीजियन के बाद सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी है। ये देखो, सिलेक्शन ऑफ द लोकेलिटी और कम्युनिटी, सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी और कम्युनिटी। अच्छा, इसके अंडर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंडर आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्पेलिंग ही भूल जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अच्छा, फिर इसमें आ जाएगा सिविक एम्यूनिटीज फॉर वर्कर, सिविक एम्यूनिटीज फॉर वर्कर। फिर आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड competing industries, availability of वाटर एंड फायर। फैक्ट्री है ना, तो पानी, फायर, ये सब बहुत जरूरी होता है। फायर फाइटिंग, अच्छा ये पावर नहीं, ये फायर का बोला है। अच्छा, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, पानी चाहिए वो प्रोडक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। फायर फाइटिंग फैसिलिटीज भी होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ, ये हो गया ये वाला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द लोकेलिटी और कम्युनिटी। लास्ट है सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट, सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट। इसके अंडर एक ही पॉइंट आता है, सेल साइज एंड टोपोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब ये सब पॉइंट हम लोग को एक एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कैसे करके पॉइंट को डिवाइड कर लिया है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो पहला स्टेप्स है, ये स्टेप्स हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेप्स जो है वो है डिसीजन ये लेना कि हमें डोमेस्टिकली प्लांट लगाना है कि इंटरनेशनली लगाना है, यानी विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रीजन, रीजन सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी और कम्युनिटी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है डिसाइडिंग ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन, इसको हम लोग एलाबोरेट करते हैं। पहला पॉइंट, डिसाइडिंग ऑन
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट लोकेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड लिख देते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसे लिख देते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन फॉर चूजिंग प्लांट लोकेशन इफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। मतलब ये फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है, जो हम लोग चेक करते हैं कि हमें अपना प्लांट जो है वो डोमेस्टिकली लगाना है कि अगर हमें इंटरनेशनली लगाना है, क्या करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फैक्टर्स है, ये मेन जो पॉइंट है, दैट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये पहले इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के दिन में इतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये एक बहुत मेजर पॉइंट हो गया, इसलिए पॉइंट 1 में ही हम लोगों ने इसे यूज कर लिया, ठीक है। ये सबसे मेजर पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, with the increasing internationalization of business, it becomes a bigger factor, it becomes a bigger factor and gaining a great relevance in plant location choose, ठीक है। तो with the increasing internationalization of business, it becomes a bigger factor and gaining a great relevance in plant location selection लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इफ, अब लिखेंगे, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड, अगर मैनेजमेंट ऐसे डिसाइड कर लेता है कि हमें इंटरनेशनली प्लांट लगाना चाहिए, इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स ऑन फॉरेन लोकेशन, ऑन फॉरेन लोकेशन, देन ए पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा लिखते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर कंट्री। इंटरनेशनली लगाना है, सोच तो लिया, लेकिन कौन सा इंटरनेशनल कंट्री चूज करें, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द कंट्री फॉर द लोकेशन, द कंट्री फॉर लोकेशन। अच्छा, द फैक्टर्स डिपेंड ऑन विच कंट्री इज चूज्ड आर, जो फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग कंट्री चूज करेंगे, मतलब फॉरेन कंट्री चूज करेंगे, तो उसमें हमें ये सब देखना चाहिए कि, एक सेकेंड,
हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें ये देख लेना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं उस जगह पे। ठीक है, और क्या देखना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या सिचुएशन है। करेंसी एक्सचेंज का क्या पैटर्न है, कितना रिलैक्सेशन है, कितने इजीली हम लोग कर सकते हैं, रेट्स क्या क्या है, कल्चर, कल्चर भी देखना पड़ेगा। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जो उनके कल्चर से मैच ही नहीं करता है तो सेल नहीं होगा। कल्चर, इकोनॉमी, इकोनॉमिक peculiarities and natural and physical condition। ठीक है, ये सब चीज हमें देखना चाहिए। तो देखो ये पॉइंट हम एक बार जिस्ट बता देते हैं क्या क्या होगा, हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल प्लांट लगाना है कि नेशनल, मतलब डोमेस्टिक प्लांट लगाना है। ठीक है, क्योंकि आज के डेट पे इंटरनेशनलाइजेशन बिजनेस का इतना ज्यादा हो रहा है तो ये मतलब इंटरनेशनल प्लांट हम लोग लगा ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट चूज कर लेता है कि हमें इंटरनेशनल प्लांट ही लगाना चाहिए तो उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि वो कंट्री कौन सा होगा जो हम लोग चूज करेंगे हमारे प्लांट को लगाने के लिए। और जब हम लोग ये प्लांट लगाएंगे वहां पर इंटरनेशनल लोकेशन पे, तब हमें क्या क्या फैक्टर ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है उस देश का, वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना सिस्टम क्या है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, और कल्चर क्या है वहां का, इकोनॉमिक पिक्यूलरिटीज क्या है, जो नेचुरल और फिजिकल कंडीशंस है वो क्या है। ठीक है, ये सब चीज देख के ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहिए, इसके पहले हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर और एक लाइन भी लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर हर एक जगह अलग होता है। ठीक है, ये सब क्यों देखते हैं, दिस इज बिकॉज, बिकॉज कंट्रीज, ऐसे लिख देंगे, कंट्रीज across, countries across the world varying with each other to attract foreign investment। ठीक है, हर एक देश अलग होता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो देखने में इतना बड़ा बड़ा लग रहा है कि इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब तुम लोग लिखोगे ना तो ये नॉर्मल सा बात होता है, ये सभी के साथ होता है कि आधा से ज्यादा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो जितना अभी लिख लोगे बाद में जब लिखोगे एटलीस्ट आधा तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट जो है वो ऑमिट होते जाता है, और ये जो है ये पैरा वैसे भी छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए कुछ ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये वाले पॉइंट पे चले जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ द रीजियन। इसमें ये सारे पॉइंट को हमें डील करना है, सिलेक्शन ऑफ द रीजियन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सिलेक्शन, ये सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ द रीजियन। इसमें क्या लिखेंगे, द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजियन आउट ऑफ द आउट ऑफ द मेनी नेचुरल रीजियन ऑफ ए कंट्री
is the second step in plant location. Following factors influence such selection. क्या क्या फैक्टर्स है ये मैंने पहले लिखवाया, बस इसको थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट कर लेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. देखो पहले समझा देते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब हम लोग जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होगा वो हमारे आसपास ही अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बच जाए, सस्ते में अच्छा चीज मिलना चाहिए. जैसे अगर जूट का बिजनेस करना है तो वेस्ट बंगाल में करो, कोलकाता में, ठीक है. अगर हमें सुगर केन मतलब चीनी वगैरह का बिजनेस करना है तो सुगर केन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह में, तो हमें वहां पर ये सब चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए. अगर किसी को आलू का प्रोडक्शन करना है तो वेस्ट बंगाल भी होता है, बिहार भी अच्छा रहता है इसमें, ठीक है. तो ये सारा जो प्रोडक्शन है मतलब जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा तो उसके लिए हमें लोकेशन भी देख लेना चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो मेन काम होता है वो तो वही है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए, तो वही चीज हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग अपना प्लांट का लोकेशन लगा रहे हैं, ठीक है. एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट involved in transformation of raw material into finished goods, transformation of raw material into finished goods. It is very essential that plant should be located in a place where supply of raw material is easy. Raw material is assured, लिख देते हैं assured at minimum cost. assured भी होगा और मिनिमम कॉस्ट में भी मिल जाना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर कोई शुगर केन को उत्तर प्रदेश या बिहार से वेस्ट बंगाल में मंगाएगा फिर उसके बाद चीनी प्रोडक्शन करेगा तो उसका मिनिमम कॉस्ट तो होने वाला है नहीं, ठीक है. यही कॉस्ट वो बचा सकता है अगर वो अपना प्लांट या फैक्ट्री को उस जगह पे लगाता है, ठीक है. तो ये हो गया एट अ मिनिमम कॉस्ट. अच्छा, द सुगर इंडस्ट्री, जैसे एग्जांपल में द सुगर इंडस्ट्री, जैसे हम लोग पहले ही बोले इसको सुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, iron steel industry, the industries engage in the solvent extraction of oil from rice bran. आजकल देख सकते हो नॉर्मली वेस्ट बंगाल में ज्यादा जो है सरसों का तेल यूज होता है, ठीक है. अभी वाइट जो ऑयल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफाइंड ऑयल जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के लिए जो भी हो, तो उसका भी देखो सोयाबीन ऑयल निकल गया है, सोयाबीन के बीज से ऑयल एक्सकर्शन होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन होता है. अच्छा, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल हो गया, जो सनफ्लावर होता है, ठीक है, उसके बीजों से जो है क्या बोलते हैं उसे तेल आता है, ठीक है, तेल निकल सकता है. और राइस ब्रान मतलब होता है, राइस मतलब जो धान रहता है उसके ऊपर जो
उसका जो मतलब क्या बोले, उसका जो ऊपर जो कोटिंग रहता है येलो येलो कलर का, उससे भी जो है तेल निकलता है। तो मार्केट में ये भी बहुत पॉपुलर हुआ है क्योंकि सस्ते में मिलता है, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। ये भी, ये सब जो ऑयल है ये लेकिन काफी सस्ता होता है, ठीक है, राइस ब्रान ऑयल ये। तो ये बोल रहा है कि ये सब इंडस्ट्री जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, या फिर ऐसे इंडस्ट्री जैसे कि राइस ब्रांड से ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री के लिए बोल रहा है। इसके अलावा द चाइना क्ले, मतलब जो चीना माटीर बासन जेटाके बोले, मतलब क्या बोलते हैं, चीना मट्टी का बोलते हैं शायद, चीना मट्टी का जो कप प्लेट ये सब होता है ना, तो ये चाइनीज क्ले। चाइना, हाँ चाइनीज क्ले, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। चाइना क्ले वासरी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग लो लो टेंशन पोर्टलैंड इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर्स और एंड, मतलब ये भी एक कुछ, ये मुझे उतना नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे ये क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो टेंशन पोर्टलैंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर बना रही है, ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात हो रहा है। एंड द लाइक शुड बी लोकेटेड, इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है, शुड बी लोकेटेड, ये बहुत सारा इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। ऑयल से लेके, आयरन से लेके, स्टील से लेके, इंसुलेटर से लेके, शुगर कैन, पेपर, चाइना क्ले, ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्री, इस तरह का जो भी इंडस्ट्री हो, शुड बी लोकेटेड नियर द, अब इसमें से सारा तो याद नहीं रहेगा, जितना रहेगा, नियर द सोर्सेस ऑफ देयर रॉ मटेरियल, ठीक है, सोर्सेस ऑफ देयर रॉ मटेरियल, इन सबका जो लोकेशन है, रॉ मटेरियल इनका सोर्सेस होगा जो, ये फैक्ट्री वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर इनका रॉ मटेरियल जो है जल्दी अवेलेबल हो जाए। देयर रॉ मटेरियल। अच्छा, अच्छा, तो जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश बेस्ट होगा, ठीक, ठीक है। द हेवी कंसेंट्रेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, वहां पर जो मिट्टी है या फिर मान लो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो शुगर प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट होगा, तभी वहां पर ज्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है, मतलब शुगर केन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उससे चीनी बन जाएगा, यानी कि शुगर इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इज ड्यू टू द फैक्ट that these two states are the leading producers of sugar cane इन द कंट्री। तो इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन जो है वो यहीं पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसी वजह से शुगर इंडस्ट्री जो है, इसका ज्यादातर शुगर इंडस्ट्री यहीं पर देखा जाता है, हेवी कंसेंट्रेशन देखा जाता है। अब शुगर इंडस्ट्री इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसीलिए देखा जाता है क्योंकि शुगर कैन यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसी में लिखेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा अगर हम लोग रॉ मटेरियल जहां पर अवेलेबल हो रहा है वहीं पर अगर हम लोगों का मशीन लगा ले, तो हमें बेनिफिट क्या क्या होगा। तो देखो, नियरनेस टू रॉ मटेरियल्स offers such advantages as
खर्चा कम पड़ जाएगा। सबसे पहला बात है कि अगर फैक्ट्री के पास ही हमारा रॉ मटेरियल मिल जाता है तो हमारा कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पहला तो ये बेनिफिट होगा। और इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहला बात है ट्रांसपोर्टेशन जो है कम हो जाएगा। रेगुलर सप्लाई मिलेगा, इंटरप्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा। मान लो कि कोई ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज हुआ, कोई स्ट्राइक वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेम जगह पे करते हैं, सेम स्टेट पे जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है कि रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो रेगुलर हमें एक फ्लो मिल जाएगा रॉ मटेरियल का। रेगुलर एंड प्रॉपर फ्लो या सप्लाई, जो भी बोलो, प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल uninterrupted by transportation breakdown। अब भले ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मतलब बाहर से आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगा, यहाँ पर आसपास ट्रांसपोर्टेशन अगर करना भी पड़ रहा है तो कॉस्ट कम पड़ेगा। रेगुलर एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल अनइंटरप्टेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन ब्रेकडाउन उतना होगा भी तो हमें कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब लोकल में अगर होगा तो ही प्रॉब्लम है, बाकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्ट्राइक वगैरह चल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग्स इन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अगर हमें नजदीक में ही मिल रहा है हमारा रॉ मटेरियल तो हम लोग जो है वीकली मंथली बेसिस पे मंगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करने का जरूरत नहीं है। और स्टोरेज अगर कम करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें बड़ा गोडाउन भाड़ा नहीं लेना पड़ेगा कि उसका रेंट दे, स्टोर के गोडाउन के बाहर कोई हमें जो है कि किसी को रखना नहीं पड़ेगा देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, कोई सुपरवाइजर, ये सब खर्चा जो है कम हो जाएगा। अगर कैरिंग कॉस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कैरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट अगर नहीं होगा तो हम लोगों का यहाँ पर भी एक कॉस्ट सेविंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट सेव हो जाएगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगा, तो इससे हमारा जो है प्रोडक्शन का काम अच्छा चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है और एक लिखवा देते हैं, नियरनेस टू द मार्केट। ये क्या बता रहा है, बस यही एक लिखवाते, फिर नेक्स्ट दिन लिख पाएंगे। नियरनेस टू द मार्केट, मार्केट से जितना पास होगा इससे क्या बेनिफिट होगा, नियरनेस टू द मार्केट। देखो, हम लोग प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ताकि हम लोग फिनिश गुड्स को बेच पाए। अगर मार्केट बहुत दूर होगा तो फिर फिनिश गुड्स को वहां तक ले जाना पड़ेगा सेलेबल कंडीशन में ले जाने के लिए, क्योंकि गोडाउन से तो सेल नहीं होता है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटेबल करना पड़ेगा गुड्स को। तो नियरेस्ट मार्केट अगर हमारा होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है कि अगर मार्केट नजदीक में है तो फिनिश गुड्स बना के सेल करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एज वी वांट टू सेल गुड्स after production, it is very essential that factory should be located near market। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस फैसिलिटी we can reduce our transportation cost for transporting of finished goods, finished goods in market, finished goods to market। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे
द एबिलिटी टू एडजस्ट द प्रोडक्शन प्रोग्राम as per the likes and dislikes of consumers. अच्छा, सेकेंड पॉइंट मतलब कॉमा देके, द एबिलिटी टू रेंडर prompt service to customer. After sale service to customer. After sale service to customer and execute replacement orders without delay. These are the advantages that accrue to the entrepreneur if he or she established the factory near market area. ये तो बहुत कॉमन बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग मार्केट एरिया के पास ही अपना फिनिश गुड सेल कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा फैक्ट्री मार्केट एरिया के नियर होगा, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा फिनिश गुड्स को मार्केट तक ले जाने के लिए। इसके अलावा क्या क्या होगा, अगर हम लोग मार्केट में ही रहेंगे तो हम लोग यूजर्स कंज्यूमर्स का लाइक डिसलाइक का ध्यान रख पाएंगे कि उनका डिमांड क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएंगे, हम लोग प्रॉम्प्ट सर्विस दे पाएंगे। मतलब मान लो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज वगैरह का बहुत ज्यादा सर्विसिंग का जरूरत होता है, या फिर पोस्ट सेल सर्विस, आज के डेट पे पोस्ट सेल सर्विस बहुत ही बड़ा एक चीज होता है। जैसे मान लो एसी खरीद लिया तो इसका एक सर्विस होता है जो कि कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है, लैपटॉप का भी होता है, एक होता है मतलब एक होता है कि घर पे आके सर्विस कर देंगे 1 साल तक, फिर होता है कि नेक्स्ट ईयर बाहर जाके करवाना है, मतलब उनके सर्विस सेंटर में जाके करवाना है, दोनों ही फ्री है या कुछ पेड है कुछ नहीं है, बहुत सारा अलग अलग स्कीम ये लोग बना सकते हैं, कंपनियां अपने हिसाब से बनाती है, ठीक है, ये सब फैसिलिटी हमें मिल जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस, प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है, ये सब हम लोग कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह करना हो ऑर्डर का तो वो भी जल्दी जल्दी करेंगे, ले तो कस्टमर का घर कहीं और जगह, ठीक है, मतलब मार्केट कहीं और, फैक्ट्री कहीं और, कस्टमर कहीं और, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सारा चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, नियरनेस टू द मार्केट हमें ये सारा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नियरनेस टू द मार्केट के बाद ये सारा पॉइंट है, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं फैसिलिटी लेआउट का भी कुछ क्वेश्चंस होता है, वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फैसिलिटी लेआउट और फैसिलिटी लोकेशन कर रहे हैं, इसके बाद फैसिलिटी लेआउट होगा, आफ्टर दैट हम लोग जो है प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।